वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें मीट्रिक टेंसर कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स में पता हो तो हम किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में फाइंड करेंगे मीट्रिक टेंसर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। एज वी नो दैट द लाइन एलिमेंट इन कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। इसके अगर हम टेंसोरियल फॉर्म लिखें तो वो कुछ यूँ बनती है, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आई एंड डी एक्स जे। इसी को अगर हम एक्सपेंड करें कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स के लिए तो इसकी ये सिंपल सी फॉर्म आ जाती है। क्योंकि कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से ये जो जी आई जे है इसके बाकी कंपोनेंट ज़ीरो हो जाते हैं। सिर्फ ये जो इनके कोफिशिएंट्स हैं 1 1 2 2 3 3 ये हमारे पास आ जाते हैं 1 1 1, बाकी जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। अगर हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट टू कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें तो वो ये वाला होता है। यानी ये जो इक्वेशन हमारे सामने तीन लिखी हुई हैं ये रिलेशन है कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के दरमियान हमारे पास। अगर हम इनको इंडेक्स की फॉर्म में लिखें तो हम क्यों लिख सकते हैं, x1 को हम x कह लेते हैं, x2 को हम y कह लेते हैं, x3 को हम z कह लेते हैं। इसी तरह से x बार 1 को हम r कह लेते हैं, x बार 2 को हम थीटा कह लेते हैं और x बार 3 को हम z कह लेते हैं। इसकी बेसिकली वजह ये है इंडेक्स नोटेशन में लिखने की, क्योंकि हम टेंसोरियल फॉर्म यूज़ करेंगे मीट्रिक की तो हमें फाइंड करने में आसानी होगी। हमने इससे पहले ये शो कर लिया हुआ है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होता है मीट्रिक टेंसर के लिए, क्योंकि जो मीट्रिक टेंसर होता है ये रैंक 2 टेंसर होता है और रैंक 2 टेंसर का जो कोवेरिएंट रैंक 2 टेंसर का ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में अगर हम देखें तो ये हमारे पास अनप्राइम सिस्टम में जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं और ये बार कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। अब ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को हम लिखेंगे सिलेंड्रिकल और कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान। यानी ये हमारे पास ये वाली होगी, ये रिप्रेजेंटेशन होगी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में और ये रिप्रेजेंट होगी कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स में, क्योंकि हमें कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स पता है। अगर हम इसको समेशन कन्वेंशन यूज़ करते हुए एक्सपेंड करें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, यानी हम सिर्फ यहाँ पे ना 1 1 कैलकुलेट करते हैं, G11 तो यहाँ हमने P की जगह भी 1 कर दिया, Q की जगह भी 1 कर दिया, तो यहाँ भी P और Q की जगह हमारे पास 1 1 आ जाएगा। जो रिमेनिंग इंडेक्सेस हैं वो हमारे पास दो हैं, I और J। क्योंकि ये रिपीटेड इंडेक्सेस हैं तो रूल ये होता है जो रिपीटेड इंडेक्सेस होते हैं उन पर सम अप होता है। तो यहाँ पे दो समेशन होंगे, डबल सम होगा, एक होगा I पे और दूसरा हमारे पास होगा J पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम J के ऊपर सम करते हैं। जब हम J के ऊपर सम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे जो डायमेंशन जिसमें हम काम कर रहे हैं वो 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन में J की 3 वैल्यूज़ होंगी 1 2 एंड 3। तो इस एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, सिर्फ J को वेरी किया। सबसे पहले हमने J को 1 पुट किया तो ये टर्म आ गई हमारे पास, फिर हमने J को 2 पुट किया तो ये टर्म आ गई हमारे पास, और सिमिलरली हमने J को 3 पुट किया तो ये टर्म आ गई। अब I को हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया क्योंकि अभी हम समेशन ले रहे हैं J पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम I को विपरीत समेशन लेंगे, क्योंकि अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास I रिपीट हो रहा है। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो I रिपीट होगा, तो I के ऊपर भी हम सम करेंगे। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और I के ऊपर सम करेंगे तो I भी होगा 1 2 3। तो जब I 1 करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। इसी तरह जब हम I को 2 करेंगे तो जब इसी से हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, और जब I को 3 करेंगे तो इसी से हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो ये जो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 टर्म हमें मिली हैं, ये बेसिकली जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इनके ऊपर I के ऊपर समेशन लेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी। सिमिलरली जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और I के ऊपर समेशन लेंगे तो हमारे पास 3 टर्म और आ जाएंगी। सिमिलरली हमारे पास जब हम इसको थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसी तरह की 3 टर्म और आ जाएंगी। मैंने कुछ टर्म लिख ली है, कुछ मैंने नहीं लिखी, उसकी एक वजह है, अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम देखें हमारे पास ये वाली टर्म है। इस टर्म में अगर हम देखें तो G11 आ रहा है, फिर G21 आ रहा है, फिर G31 आ रहा है। अब हमें पता है कि G की जो वैल्यूज़ हैं अलॉन्ग डायगोनल वो तो सारी 1 हैं और जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो सारी 0 हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सी टर्म स्किप की हैं। उनकी वजह ये है कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 आ रही हैं, इसलिए हम जब वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास ऑलरेडी 0 हो जाएंगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ यूज़ करनी है। अब देखें G21 हमारे पास 0 है, क्योंकि ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I इज़ नॉट इक्वल टू J। तो यहाँ पे हमारे पास G इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली 3 1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ 3 वैल्यूज़ हमारे पास बचेंगी। पहली टर्म से हमें G11 मिलेगा, इस दूसरी से हमें G22 मिलेगा
और इस तीसरी टर्म से हमें G33 मिलेगा। यानी अगर हम यहाँ पे देखें ये बाकी सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी, इसको हम अगर लिखें तो ये हमारे पास 2 टाइम्स है तो ये पावर 2 हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास सेकंड में ये वाली टर्म बच रही है इसका स्क्वायर हो जाएगा, और थर्ड में इसमें हमारे पास ये वाली टर्म बच रही है इसमें इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाली सारी की सारी वैल्यूज हमने इन रिलेशन से कैलकुलेट करके इधर डालनी है। मसलन ये वैल्यू ऐड करने के लिए हमें चाहिए dx1 का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डी पार्शियल x बार 1 से। तो हम x1 का डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल x बार 1 से, तो ये बेसिकली डेरिवेटिव हमें मिलेगा इस रिलेशन से मिलेगा। ये जो हमें रिलेशन है, इनकी जो हमारे पास इंडेक्स नोटेशन है वो मैंने ये लिखी हुई है। अब यहाँ पे देख लें हमारे पास ये इंडेक्स नोटेशन है, x की जगह x1 एंड सो ऑन। तो हम डेरिवेटिव लेंगे x1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 प्राइम। तो यहाँ पे जब हम x1 प्राइम से x बार 1 से जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos x बार 2 आ जाएगा, यानी ये वाली टर्म आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सिमिलरली जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बार 1 तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। सिमिलरली हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बार 1 तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x बार 1 नहीं है। और ये जो तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं हमारे पास ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x बार 1 वो 0 हो जाएगा। अब ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, हम इन तीनों वैल्यूज़ को ना हम इधर यूज़ करेंगे x1 पार्शियल x1 बाय पार्शियल बार x1, ये हमारे पास हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है cos x बार 2, तो इसकी जगह हमने यूज़ कर लिया जी cos x बार 2 होल स्क्वायर आ जाएगा इसकी वजह से। सिमिलरली हमने यहाँ जो यूज़ करना है वो हमने पार्शियल x2 डिवाइड बाय पार्शियल x बार 1, इसका हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे sin x बार 2, तो ये हमारे पास आएगा। और G11 की वैल्यू हमारे पास 1 है, वो हमने 1 यूज़ कर ली इधर। और सिमिलरली G22 की वैल्यू हमारे पास 1 है, वो भी हमने 1 यूज़ कर ली। और G33 की वैल्यू हमारे पास 1 है, वो हमने यूज़ कर दी। इन तीनों टर्म्स को अगर हम वैल्यू ऐड करें तो पहली टर्म से हमें क्या मिल जाता है, पहली टर्म से हमें मिल जाता है, देखिए यहाँ पे जो थर्ड टर्म है ये वाली, ये 0 हो रही है इसकी वजह से। ये वाली वैल्यू जब हम यूज़ करेंगे हमारे पास 2 टर्म बचेंगी, तो इनकी जगह हम वैल्यू यूज़ की, ये आगे हमारे यानी cos बार 2 होल स्क्वायर प्लस sin बार 2 होल स्क्वायर, इसकी हमारे पास वैल्यू 1 आती है। यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो होगा G11 होगा वो इक्वल होगा 1 के। सिमिलरली आप इसी रिलेशन को लिखेंगे G22 के लिए, तो हमारे पास G22 आ जाएगा, फिर G33 आ जाएगा, और बाकी इस तरह की वैल्यू भी हम एवेल्यूएट कर सकते हैं। अब इसको हम इन शार्ट भी लिख सकते हैं, मैंने नेक्स्ट पेज पे ये सारा लिखा हुआ है। अब सिमिलरली जब हम G22 फाइंड करेंगे वो R स्क्वायर आ जाएगा, G33 फाइंड करेंगे तो वो 1 आ जाएगा हमारे पास, बाकी जितनी वैल्यूज भी होंगी वो 0 हो जाएंगी। सो द लाइन एलिमेंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इज गिवन एज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉन जीरो टर्म जी हमारे पास आ जाएंगी, क्योंकि बाकी सारी टर्म सारी की सारी यहाँ से ना 0 हो रही हैं, सिर्फ जो डायगोनल के लॉन्ग टर्म्स हैं वो हमारे पास बच रही हैं। तो ये हमारे पास जो है वो लाइन एलिमेंट आ जाता है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अगर हम इनको कन्वेंशनल नोटेशन में लेके जाएं तो हमने x बार 1 को r कहा था, इसी तरह हमने x बार 2 को हमने थीटा कहा था, और x बार 3 को हमने z कहा था। तो ये हमारे पास मीट्रिक आ जाती है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। अगर हम इसी मीट्रिक को फाइंड करना चाहते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो हम ऐसे बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे हमने सिलेंड्रिकल के लिए प्रोसीड किया, सिर्फ यहाँ पे जो हम रिलेशन यूज़ करेंगे वो सिलेंड्रिकल वाले करेंगे। ये कार्टेशियन आ गई, ये सिलेंड्रिकल, इनको जब हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन में तो हमारे पास ये आ जाएंगे, वाई से ये आ जाएगा और जेड से हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इन शार्ट करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो हमारे पास मीट्रिक टेंसर होता है वो उसके जो डायगोनल के अलावा बाकी सारे के सारे कंपोनेंट वो 0 हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 0 पुट कर सकते हैं। जब हम बाकी कंपोनेंट्स को 0 पुट करेंगे तो सिर्फ डायगोनल वाले रह जाएंगे। तो जो डायगोनल वाले कंपोनेंट्स होते हैं इसके, वो उनमें जो इंडिसेस आपस में इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब i इज इक्वल टू जे होता है। जब इसी एक्सप्रेशन में ना i इज इक्वल टू जे करें तो ये आ जाता है। अब ये जो टेंसर हमारे पास हमें नज़र आ रहा है ना, इस टेंसर में हमारे पास जो i है वो एक ही मरतबा है, यानी दूसरा इंडेक्स कोई फ्री इंडेक्स नहीं है, सिर्फ एक ही फ्री इंडेक्स है। अब यहाँ समेशन सिर्फ आई पे होगा, यानी जे पे नहीं होगा। तो वही पिछला रिलेशन आप दोबारा से इनके लिए यूज़ करें तो आपको ये मीट्रिक टेंसर मिल जाएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो ये आप लोगों ने खुद कर लेना है।